ये करें। बैठिए। लाभ आपने जो क्वालिफिकेशन हासिल किया तो कौन सा था? बीएससी मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया था सर। बीएससी मैथमेटिक्स, उसके बाद आपने कि कोई किसी प्रकार एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने एक्वायर नहीं किया। अभी क्या कर रहे हैं? सर मैंने 2018 में ग्रेजुएशन किया, 2019 से इनकम टैक्स में जॉब किया 4 साल। वर्तमान में इंडियन रेलवे उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में अवर लेखा सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। इनकम टैक्स में आप किस पोस्ट पर थे? उसमें सर मैं इनिशियली एमटीएस के पद पर था, बाद में प्रमोट करके नोटिस सर्वर के पद पर बनाया गया था जी। एमटीएस यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ। कई सारे काम आपको कराए। क्या क्या काम करते हैं? उसमें सर मैं फाइल रिलेटेड काम करता था और सिस्टम पर काम करता था। ट्रेसेस इनकम टैक्स का पोर्टल है, उसमें डिमांड का नोट। आप ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे थे जिस तरह, तो इनकम टैक्स में क्या क्या समस्याएं आप देख पाए, समझ पाए जो ऑफिसर लोग नहीं देख पाए? वहाँ सर मैं टीडीएस के ऑफिस में था सर, टीडीएस सेक्शन में। तो वहाँ पब्लिक डीलिंग का काम होता था सर, लोगों को पब्लिक के साथ जुड़ना, जो पब्लिक का प्रॉब्लम होता था वही सॉर्ट आउट करना होता था वहाँ पर। टीडीएस कोई पब्लिक प्रॉपर्टी परचेज कर रही है तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्शन होता था, तो रॉन्ग टाइम पे चला जाता था, तो उसको रेक्टिफिकेशन करना होता था, ये सब काम वहाँ। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यस सर, हाँ जी, टैक्स डिडक्टेड सोर्स। तो फिर मिल जाता है पैसा रिफंड के रूप में। हाँ, रिफंड के रूप में, लेकिन कई बार जब रॉन्ग टाइम पे चला जाता है तो सर वहीं उसी टाइम पे पेंडिंग पड़ा रहता है, तो उसके लिए हमें रेक्टिफिकेशन फाइल करना पड़ता है। हमारा जिस टैन नंबर का जहाँ जुरिडिक्शन रहता है, जो असेसिंग ऑफिसर रहता है होते हैं, उनके द्वारा फिर प्रोसेस किया जाता है। हरासमेंट के बाद फिर भ्रष्टाचार होता होगा? ऐसा नहीं है सर, और आप ऑनलाइन ई फाइलिंग से अगर आप पोर्टल ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से सारा काम इनकम टैक्स का वेबसाइट और ईमेल है, उस पर आप ईमेल के माध्यम सारा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है आप भेज सकते हैं। अभी आप यस सर, मैं क्या काम देख रहे हैं? मैं वर्तमान में सर मुझे 2 सेक्शन अलॉट किया गया, एडमिन सेक्शन और एस्टैब्लिशमेंट नॉन गजेटेड सेक्शन। तो एस्टैब्लिशमेंट नॉन गजेटेड सेक्शन में देखता हूँ सैलरी पास करना, विभिन्न सारा जो रेलवे का सेक्शन है जैसे कानपुर, टुंडला, वहाँ जो एसेंट डिपार्टमेंट, सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉई है, उनको जो टीए ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, जैसे एक स्पेसिफाइड किलोमीटर से जैसे वो आगे डिस्टेंस ड्यूटी करते हैं हम, तो उनको अलाउंस मिलता है, तो वो मैं वेट करता हूँ, और वहाँ से सैलरी आता है, सैलरी पास करके मैं आगे वो जो सीनियर ऑफिसर मेरे सीनियर सेक्शन ऑफिसर है। ठीक है। पहले रेलवे में जॉब हुआ करती थी, IRAS, जी, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस सर, IRPS इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस सर, और IRTS, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। यस सर, IRMS बना। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। जी सर। तो पहले अच्छा था कि अब अच्छा? वर्तमान में सर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से सभी को मर्ज नहीं किया गया वर्तमान में सर, अभी अभी भी इंडिविजुअल सर्विस है, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस अभी भी है सर। वर्तमान में 8 सर्विसेज को सर पहले मर्ज किया गया था उसको। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से मर्ज किया गया है सारे जो कंट्रोलिंग ग्रुप एक। रेलवे मंत्री कौन थे आप? अभी वर्तमान में श्री अश्विनी वैष्णव जी। अच्छा, कहाँ से लोकसभा से जीते थे? सर सर लोकसभा से नहीं, शायद वो राज्यसभा मेंबर है सर, राजस्थान से। जी, राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो। सुनते हैं प्रशासनिक अधिकारी रहे। जी सर, आप फॉरवर्ड ब्यूरोक्रेट थे, वो IAS ऑफिसर थे। तो कोई व्यक्ति राज्यसभा में जाना चाहता है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसको क्या क्या होना चाहिए कि वो राज्यसभा का MP बन सके? सर सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज क्वालिफिकेशन 35 ईयर्स का होना चाहिए उससे। 30 साल का व्यक्ति नहीं बन सकता, ये आप सर 30 ईयर सर, 30 ईयर्स, हाँ 35 या 30 ईयर्स सर, राज्यसभा मेंबर के लिए। और उसे मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, या कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति नहीं होनी चाहिए उसे। अगर किसी यात्री को रास्ते में कोई दिक्कत आती है, मेडिकल दिक्कत आती है, किसको फोन करे, वो किसको करे? कोई व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है तो किसको फोन करे? सर वर्तमान में हम देखते हैं कि इंडियन रेलवे द्वारा जो रेलवे कोचेज हैं, उसी में एक चीज चिपका दिया जाता है हेल्प के लिए, फर्स्ट एड मेडिकल हेड के लिए। आप उसमें हम जो TT जो ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर हो गया, RPF कांस्टेबल जो होते हैं उसमें, या गुड्स गार्ड जो होते हैं। अभी जो नई ट्रेनें चल रही हैं वो सब घाटे में चल रहे हैं, सर को बताइए क्यों घाटे में चल रहे हैं?
सर ऐसा नहीं है सर, वर्तमान में जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो देखा गया है उनमें रेलवे का प्रॉफिट देखा गया है सर। अभी एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं आ रहा है कितना जो प्रॉफिट का था, मैंने देखा था लास्ट फाइनेंशियल ईयर सर। राजेश, आप काफी जॉब चेंज किए हो। पहले आप इनकम टैक्स में थे, फिर रेलवेज में, अभी अकाउंट्स में हो, अभी आप बीपीएससी में। तो आपके लाइफ का गोल क्या है? गोल सर मुझे आगे बढ़ते रहना है सर, जैसे समाज सेवा करना है आगे जाकर। आगे जाकर के मतलब राजनीति में आना है, नहीं, राजनीति तो मैंने नहीं सोचा कभी सर। समाज सेवा कर सकते हैं। आप पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट डिजिग्नेशन धारण करते हुए हम पब्लिक वर्क कर सकते हैं सर, सर्विसेज। ये हर बच्चे का ना एक एम होता है कि मैंने रिसर्च में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, तो या फिर डिफेंस में जाना है। तो आपका ऐसा कुछ था एम लाइफ? ऐसा मेरा नहीं कोई एम सर, मैंने पढ़ते गया आगे आगे, जैसे मैं देखता गया वैसा आगे सोचता गया। तो जैसी जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसा वैसा करता गया। मैंने कभी कोई किसी चीज के लिए गोल निर्धारित नहीं किया कि उसी चीज को है आगे मैं जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे सोचता गया। राजेश जी, आपने कहा कि रेलवे में अभी आप सैलरी वगैरह भी बनाते हैं। सैलरी बनाने के लिए आप क्या क्या चीज देखते सैलरी सर वर्तमान में आई पास पोर्टल है इंडियन रेलवे के द्वारा, एम सर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल सर, है ना। तो उसमें वर्तमान में हम प्रत्येक एम्प्लॉय का डाटा फीड करते हैं, जो रहता है उसका जो बेसिक पे है उसी अकॉर्डिंग हम उसको एचआरए देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डियरनेस अलाउंस देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेवलिंग अलाउंस देते हैं सर। हैं? एचआरए और बेसिक, खास करके एचआरए की बात हम करें तो ऐसे कैटेगराइज किया गया होगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए अलग है और अदर मतलब सिटीज के लिए अलग है, अर्बन एरिया के लिए अलग है, रूरल के लिए अलग। जरा बताएंगे कि इसमें क्या है? सर हाँ, वर्तमान 7 CPC जो पॉलिसी वेतन आयोग है उसके द्वारा एचआरए के लिए तीन कैटेगरी में से कैटेगराइज किया गया है सर। एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। एक्स कैटेगरी जो है, एक्स कैटेगरी मेट्रो सिटीज के लिए है सर। वाई कैटेगरी उससे लो, जेड कैटेगरी जो है जो रूरल तरह का होता है उसके लिए है सर। इसमें तीन तरह वर्तमान में जो अभी 27% हम एचआरए देते हैं मेट्रो सिटीज के लिए, 18% सीट अलाउंस देते हैं वाई कैटेगरी सिटीज के लिए, 9% देते हैं जेड कैटेगरी सिटीज के लिए देते हैं हम। एक और चीज बताएंगे, डीए का जो इंक्रीज होता है उसके लिए क्या क्या पैमाना है, क्या देखा जाता है? टीए सर में एक टीपीए होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, वो प्रत्येक एम्प्लॉय को मिलता है। रेलवे में ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, जो अपना जो 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 रिडिक्शन होता है ड्यूटी का वो पास। मेरा मेरा प्रश्न ये है कि जो जीवन यापन भत्ता जो उसमें जो वृद्धि होता है, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या क्या पैमाना अपनाना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी सुनते हैं 3% हुआ, 4% हुआ, 5% हुआ, तो क्या क्या आधार है? उसके लिए तो महंगाई भत्ता के अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया टीए को भी। आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? प्रशासन में अब मैं इसलिए आना चाहता हूँ सर कि ये बेस्ट सर्विसेज है, इसमें पब्लिक के प्रति जुड़ाव है, इसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी है वो कम का। अब मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ काम करने के लिए विभिन्न सर्विसेज में। एक प्रशासक का क्या गुण होना चाहिए? एक प्रशासक का वो सर सिंसियर होना चाहिए, इम्पार्शियली काम करना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। आप में ये सारे गुण है, इसको आप यहाँ प्रूफ कर सकते हैं? सर मैं तो ऐसा प्रूफ कभी नहीं कर सकता, वो काम के माध्यम से हमें प्रदर्शित होगा कि व्यक्ति कैसा है ना, उसके सर। बिहार में अभी जातिगत गणना हुई है, तो ऐसा जातिगत गणना करने का क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है? सर यदि प्रोज हम देखेंगे तो इसमें इसके माध्यम से हम प्रिसाइसली किसी भी कैटेगरी सब कास्ट को लेकर हम योजना बना सकते हैं सटीक रूप से। जैसे पेनिट्रेशन होता है, स्कीम पेनिट्रेशन हम कर सकते हैं, उसके माध्यम से जो वंचित डिप्राइव्ड क्लास फैमिली है उसको हम लाभ पहुंचा सकते हैं। अब इसका यदि हम कौन से देखेंगे तो सर वर्तमान में आजकल जिसे बोलते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसके अनुसार रिजर्वेशन की मांग उठती है। और दूसरा विभिन्न कम्युनिटी के बीच सामाजिक वैमनस्य को भी पैदा कर सकता है सर, यदि देखा जाए तो। तो आपको लगता है कि ये सही नहीं हुआ? नहीं, सही है सर।
इसके तो प्रोस और कॉन्स दोनों हैं, बशर्ते हम किस पक्ष को लेकर हम काम करते हैं, किस आगे बढ़ते हैं, उस पर निर्भर करता है हमारी सरकार पे और पब्लिक पे। बिहार का एक बहुत बड़ा पिछड़ेपन का कारण है करप्शन, भ्रष्टाचार। वो हर लेवल पे है। एसडीएम है, वो कुछ ऑर्डर पास करते हैं वर्बली अपने कोर्ट में, लेकिन जो उनका स्टेनो होता है वो कुछ और टाइप करके ले आता है। समय की कमी की वजह से वो उस पर साइन कर देते हैं बिना पढ़े। इस तरह का बहुत भ्रष्टाचार है। तो आप जब बीपीएससी के लिए मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको कोई ओहदा मिलता है, आप कैसे यकीन करेंगे कि आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं हो? सर मैंने ऐसा सिर्फ बिहार सर्विस में नहीं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में भी देखा हूँ कि अधिकारी के पास समय कम होने के कारण जो उनके जो बिलो रैंक का जो स्टाफ है वो बनाकर जो ले जाते हैं, नोटिंग होता है, ड्राफ्ट होता है, उसे कई बार तो बिना बिना पढ़े हुए साइन मार देते हैं। ऐसा क्या देखा कि उनको बड़ी बिलीफ होता है, काम करते हुए अपने सबॉर्डिनेट के साथ ऐसा विश्वास बना रहता है सर। और यदि मुझे ऐसा देखा जाएगा तो मैं किसी भी काम को पेंडिंग नहीं रखूंगा, है ना। जो करप्शन का मूल कारक है, क्योंकि वो काम जो काम पेंडिंग रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि मेरा काम किसी तरह हो जाए, उसके माध्यम से लोग अंडर द टेबल देने के लिए प्रयास करते हैं। आपको पैसा अच्छा नहीं लगता है? पैसा सर जो मूल जीविका जो हमारा है, जो बाय सिंसियरली हम कमाते हैं, वही सबसे अच्छा है इसके लिए, और ज्यादा क्या जाए। भ्रष्टाचार पर कोई हिंदी में कविता अगर आपके पास आपने पढ़नी है, भ्रष्टाचार पे सर? हिंदी में जो आपका हिंदी लिटरेचर, जी हिंदी भाषा और साहित्य सर मेरा। किसी ने कुछ कहा? सर मुझे तो याद नहीं है। कोई भी नहीं यार। जी सर नहीं। आधुनिक कविता में सब व्यंग किया गया है। हिंदी साहित्य आपका विषय कहाँ है? हिंदी साहित्य का प्रशासन में क्या यूज? हिंदी साहित्य सर हमारे अंदर एक दायित्व बोध पैदा करता है, जिसे हम उसे सही ढंग से पढ़ेंगे, खुदा में हमें सोचने के लिए विवश करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। महाभोज में हम देखते हैं विष्णु की हत्या करा दी जाता है, जो लॉजिकल मांग पैदा करता है, तो हमें इस बात के लिए विवश करता है कि क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है। तो इन चीजों के प्रति वो हमारे अंदर दायित्व बोध पैदा करता है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें, क्या इस तरह की घटनाएं नहीं हो। वो हमारे अंदर वो हमें संवेदनशील बनाता है, लॉजिकल सोचने के लिए प्रेरित करता है। जब हम कबीर के इतने सारे लोग लिखे, कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ? पढ़ा सर? ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं पढ़ा है। व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है वो। जो व्यक्ति साहित्य पढ़ते हैं उनसे यदि मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको बात करना। आपको लगता है कि सोसाइटी और संवेदनशील होती जा रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में? सर उसे व्यक्ति संवेदनशीलता तो व्यक्तिगत चीज होता है सर, हम सभी को एक पैमाने पर नहीं माप सकते हैं कि सोसाइटी या इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी की ओर है या डिक्रीजिंग है। अभी नोबेल पुरस्कार किसको मिला साहित्य का? शायद कुछ में जॉन फोसे को मिला है, वो नॉर्वेजियन है सर, नॉर्वे के व्यक्ति। क्या लिखा उन्होंने? उनका जैसा नाटक और आधुनिक कविताएं शायद है, आधुनिक नाटक के लिए थे। हाँ मतलब कोई विषय चुना हो? हाँ सर, नाटक के। शांति का पुरस्कार किसको मिला? शांति के नरगिस मोहम्मदी को मिला, जो ईरान की वुमेन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, वो वर्तमान में जेल में बंद है। उनको क्या, अगर गांधी जी को गोली नहीं मारी गई होती और गांधी जी बुजुर्ग होकर मर गए तो कैसा होता भारत? क्या गांधी जी की छवि पर क्या? यदि गांधी जी को नहीं मारा जाता तो उनका सबसे सर्वप्रथम प्रभाव ज्यादा संविधान पर हमारे पर पड़ता। संविधान क्या होता? जो उनका जो विचारधाराएं हैं वो तो स्टेटलेस पार्टी, जिसको पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात करते थे कि हम राजनीतिक दल ही नहीं होना चाहिए। तो क्या होता आपके विचार से? नहीं मानते हो? कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जरूर दिखता था, मानते नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नहीं मानते हैं, तो उनका जरूर उस पर प्रभाव ज्यादा दिखता गांधी जी का। अभी भी है उनपे डीपीएससी में गांधी जी गांधीवादी तो विचारधारा दिखता है, राम राज की जो अवधारणा है वो डीपीएससी हमें देखने को मिलता है। संविधान के हर एक चीजों में गांधी जी का विचारधारा है, देखने को मिलता है। फंडामेंटल राइट भी आप देखिए, अगर आर्टिकल 17 आप जानते होंगे, क्या है आर्टिकल 17? वो अनटचेबिलिटी को लेकर बात कर, इस पर भी गांधी जी का विचार था। ये आर्टिकल 40 आप देख रहे होंगे, पंचायती राज। एक चीज बताएंगे, आज का अखबार आपने पढ़ा है? आज का मैंने सर नहीं पढ़ा सर। इनकम टैक्स इकोनॉमी में प्रतिपादित है टोबिन टैक्स, सर जेम्स टोबिन द्वारा दिया गया था। इस सर मुझे पता नहीं है। किस पैसे को ब्लैक मनी कहा गया?
जिसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड नहीं हो, वो होगा ब्लैक मनी। जैसे कि जिसे हम कहीं रिश्वत ले रहे हैं, वो सरकार की नज़र में ये लीगल नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम हो, तो ब्लैक मनी के रूप में हम। सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम का लीगलाइजेशन होना चाहिए या और कोई पैमाना होगा? नहीं, मुझे तो लगता है सोर्स ऑफ इनकम जो मूल रूप से तो इन सोर्स ऑफ इनकम से तो चाहे वाइट मनी जनरेट हो या ब्लैक मनी जनरेट हो, वहीं से तो जनरेट होते हैं ना सर वो। सोर्स ऑफ इनकम स्पेसिफाइड नहीं हो, लेकिन वो आदमी जो पैसा कमा रहा है उसका टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, तब वो व्हाइट मनी होगा या ब्लैक मनी होगा? सर ऐसा कहीं ना कहीं तो व्यक्ति जरूर कमा रहा होगा। आजकल लॉटरी हो गया तो वो भी तो सोर्स ऑफ इनकम है सर। क्रिकेट के क्षेत्र में ड्रीम 11 चल रहा है, वहाँ भी बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट है, तो वो भी सोर्स ऑफ इनकम, उसके ऊपर भी 30% का TDS प्रोविजन किया गया है। तो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए क्यों नहीं व्यय पर टैक्स लगा दिया? एक्सपेंडिचर पे से एक्सपेंडिचर पर टैक्स लगाने से लोगों की जो खर्च करने की प्रवृत्ति है उस पर रुकावट आएगी, GDP में भी उस पर बाधाएं रुकावट आएगी। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। नमस्कार, बैठिए। उनको सर सजेशन दीजिए कि वहाँ बोर्ड में बहुत सी सावधानी बरतें। एक तो मेरी तरफ से था कि जल्दीबाजी में ऐसे परिणाम ऐसे कैसे होगा, ऐसे होता है ना। हाँ, तब दो तीन चीज है जो हम लोग के लगता है। जैसे सबसे पहले बोलने में आपका हड़बड़ाहट आ जाता है, इसको थोड़ा सा दूर कीजिए। थोड़ा जवाब में वजन होना चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति आपको सुने ही नहीं, समझे। तो मुझे लगता है इस पर आपको थोड़ा काम करना है। इसको कर सकते हैं आप, डेली पढ़े ना, 10 पेज आप बोल बोल के पढ़े तो ये निकल जी। जाएगा आपको। दूसरा एक और चीज हमको ऐसा लगता है कि जवाब डिलीवर के क्रम में जो आपका वे ऑफ टॉकिंग होता है और साथ ही साथ जो आई कांटेक्ट होता है वो थोड़ा सा आई थिंक मिसमैनेजमेंट टाइप का फील होता है। वो थोड़ा सा देखते हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं। हाँ, बाकी तो थोड़ा सा भी देखिए। ये दूसरा चीज बढ़िया है। अब तीसरा चीज, बीच बीच में कभी कभी स्माइलिंग फेस के साथ जवाब दीजिए। स्ट्रेस लगता है, आपके पास खोने को कुछ नहीं है, आप अलग अलग जॉब में हैं और आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एकदम फियरलेस टाइप का अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। और एक लास्ट में मेरा एक और सबमिशन होगा कि जो भी आप जवाब जब दे रहे हो तो जवाब के बाद में और क्वेश्चन के बीच में का जो गैप होता है उसमें कम से कम 1-2 सेकंड 5 सेकंड का गैप नहीं दिया जाए तो ज्यादा अच्छा। ये मेरे तरफ से सबमिशन है। सर की मूवमेंट काफी ज्यादा है। यस सर, यस सर। सवाल करने के क्रम में आप कोशिश करें कि पेशेंटली सुने और क्वेश्चन का पूरा सुनने, कोई आपको रिएक्शन ना दे, हल्का सा थोड़ा सा यस सर लास्ट में आप समझ लीजिए सवाल को। और सर जैसा कि बताएं 5 सेकंड या 3 सेकंड का गैप लेकर आंसर देना शुरू करें। जब आप आंसर दे रहे हैं तो अपने सेंटेंस को पूरी तरह से क्लियर करें, तो सेंटेंस कंप्लीट करें, 1 या 2 सेकंड का स्टॉप करें, फिर अगला सेंटेंस शुरू करें। आप इतनी तेजी से बोलते हैं, क्या होता है कि आपका लास्ट का जो आते आते वो आप ही के पास रह जाता है, तो जब तक डिलीवर नहीं होगा। और हेड मूवमेंट आपका काफी ज्यादा है। हेड की मोबिलिटी जो है गर्दन के ऊपर का, नीचे का बॉडी ठीक है, गर्दन के नीचे का ठीक है, ऊपर का काफी ज्यादा है। तो आप एक बार बैठ जाए तो कोशिश करें कि आप अपना सिर को ज्यादा नहीं हिलाएं। मेरा ये है कि से आपका आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा रहे हैं तो आपका जो पर्सनालिटी व्यक्तित्व है और आपका सोच है वो आपके काम को प्रभावित करेगा और बिहार को प्रभावित करेगा। आपने मेरे प्रश्न का जवाब दिया, आपका जीवन में क्या एम था आपने बताया नहीं। हर इंसान का जीवन में एक एम होता है, बच्चा का इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आर्मी ज्वाइन करना। आपने वैसे कुछ भी नहीं बोला, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपको बस एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इन्होंने एक कहा लाइवलीहुड। इन्होंने कहा सर कि मेरा वैसा कोई गोल नहीं है, गोल नहीं बस था, आगे हाँ। ये मेरे ख्याल से ये ये थोड़ा निगेटिव। ये नेगेटिव चला गया आपका। ये गोल जरूर और होता है इंसान दूसरा चीज है कि का। जब जैसे भी आप बोलिए सोशल सर्विस थ्रू पब्लिक डीलिंग और थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स, या एक इंजीनियर बनना या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना, वो आपने नहीं बताया। तो ऐसा प्रतीत होता है आप जॉब सीकर हैं। जो टिपिकल एक मेंटालिटी होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब ले लें फिर हमको दहेज ज्यादा मिलेगा, वो टाइप फियर होता है। जरूर आपका एम रहा होगा बचपन में, आपने आपका आइडल होगा कोई ना कोई। बोली कि अब हम तो एक प्राथमिक अधिकारी हैं। हाँ, वो बता सकते हैं। तो क्यों आप इसमें आ पाए, तो वो नेगेटिव है। सेकंड चीज जो है, आप हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में आंसर नहीं देते हैं। जैसे जातिगत गणना का प्रश्न था, प्रॉज एंड कॉन दो ही लैंग्वेज, इसका बहुत कुछ है। बिहार में बहुत ज्यादा कास्ट बेस्ड वॉर्स हुए हैं और कास्ट बेस्ड वॉर्स की वजह से हमारा डेवलपमेंट है।
में आप रणवीर सेना का उदाहरण दे सकते थे, और जो हुआ है बिहार में वो दे सकते थे। और फायदा क्या है वो आप और डिटेल में बना सकते थे। आप ये भी बोल सकते थे कि हमारा इकोनॉमिक पैटर्न पे होना चाहिए। वो ये डिवाइड बहुत करता सोसाइटी को, स्पेशली बिहारी सोसाइटी को। तो बहुत डिटेल्ड आंसर नहीं था, बस टच करके आंसर निकल जा रहे थे आप। एक तो अच्छी बात है कि आपको बोलने से लग रहा है कि लड़का ईमानदार है अंदर से, जी है ना, ये तो हाँ। भाव हो ही रहा है। पॉजिटिव था कि आपका नॉलेज है, आप करंट अफेयर्स आपने पढ़ा हुआ है। ये भाई अंदर और, से इनोसेंट और हाँ। ईमानदार है। इनोसेंस चेहरे पे भी झलकता है। हाँ। बिहार के बारे में आपको और क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन ये तो थोड़ा हम लोग धैर्य से सुनेंगे सवाल, जिससे हम धैर्य से जवाब देंगे धीरे धीरे। और अभी तो है ही समय, फर्स्ट क्लास में थे। ठीक है, तो धीरे धीरे हो जाए, और ना इस बार फिर से तीसरी नौकरी मिलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभिवादन था, ठीक ऐसे नहीं। वहाँ ऐसे आदत रहेगी, उसी आदत में तो वो को बुरा लगेगा जरूर।